हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स मंत्रा, जिसमें आपको मिलेंगे मैथ्स के क्लास वाइज और टॉपिक वाइज वीडियोस एंड वर्कशीट्स। ओके, तो अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और ठीक है, तो आज हम कर रहे हैं क्लास 7 मैथ्स की सेकेंड बुक गणित प्रकाश 2 के चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर्स। ओके, जिसमें हमने सारे चैप्टर्स को कवर किया हुआ है। देखो यहाँ पे सारे चैप्टर्स के नेम लिखे हुए हैं। सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने लिया हुआ है जिससे कि आपका रिविजन हो जाए। ओके, सो स्टार्ट करते हैं इसे। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन टू फिगर्स वन कैन बी रोटेटेड और फ्लिप टू फिट एग्जैक्टली ओवर द अदर, व्हाट टर्म डिस्क्राइब दीज ज्योमेट्रिक ट्विंस। सो ये सेकंड बुक का फर्स्ट चैप्टर है ज्योमेट्रिक ट्विंस। ओके, सो इसमें आपको दिया हुआ है कि अगर टू फिगर्स हैं दो जो कि सेम है, अगर आपने रोटेट करते हैं फ्लिप करते हैं वो एग्जैक्टली एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो रहे हैं, सो जिन्हें ज्योमेट्रिक ट्विंस नाम दिया गया है उन्हें हम कहते हैं कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंस मींस होता है कि कोई भी दो फिगर एग्जैक्टली सेम है। सपोज अगर आप टू ट्रायंगल्स को लेते हैं, इसमें हम ट्रायंगल्स के रिलेटेड क्वेश्चन आंसर से करेंगे। इसमें हम दो ट्रायंगल को कंपेयर करेंगे और दोनों ट्रायंगल की अगर तीनों एंगल और तीनों साइड्स अगर इक्वल हैं तो मींस ये दोनों ट्रायंगल क्या है, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। ओके, जिन्हें हम ज्योमेट्रिकल ट्विंस कहते हैं। तो आंसर बी करेक्ट है, कॉन्ग्रुएंट। सेकेंड क्वेश्चन है, triangle PQR has PQ equal to ST, angle P equal to angle S and QR equal to TU. Which condition confirms triangle PQR congruence triangle S2? ये congruence का साइन है, तो हमें इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस बताना है। तो इसको कौन सी कंडीशन के अकॉर्डिंग ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस प्रूफ होते हैं, ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, सो पहले देखो ये दोनों ट्रायंगल को बना लेते हैं। ट्रायंगल PQR, ट्रायंगल PQR एंड सेकेंड ट्रायंगल STU, STU। ओके, सो किसी भी टू ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी को प्रूव करने के लिए हमारे पास कुछ कंडीशन होती है। जैसे यहाँ पे दिया दो एंगल साइड, SAS का मीन्स है साइड एंगल साइड, ASA का मीन्स है एंगल साइड एंगल। अगर आप किसी भी दो ट्रायंगल में कुछ ये प्रॉपर्टीज को अगर आप प्रूफ कर दें कि ये दोनों ट्रायंगल के दो एंगल और साइड इक्वल है या दो साइड और एक एंगल इक्वल है, तो मीन्स वो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो जाते हैं। ठीक है, इसको हम अच्छे से पढ़ते हैं। यहाँ पे ये दिख नहीं रहे हैं दोनों ट्रायंगल, एक बड़ा एक छोटा हो गया, बट इसे आप अच्छे से बनाएंगे। ठीक है, ये सेम है। अगर आप किसी भी दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस प्रूफ कर रहे हैं मतलब दोनों ट्रायंगल का साइज सेम होना चाहिए। ठीक है, इसमें हमें दिया हुआ है, देखो पी क्यू इक्वल टू एस टी, पी क्यू साइड एस टी के इक्वल दिया हुआ है, एंगल पी एंगल एस के इक्वल दी हुई है, ये एंगल एंगल एस के इक्वल है, क्यू आर इक्वल टू टी यू, और ये साइड इस साइड के इक्वल दी हुई है। ठीक है, सो इसमें देखो इसमें दो साइड और एक एंगल इक्वल है, मीन्स दो साइड एक एंगल इक्वल है। ठीक है, तो देखते हैं कि ये कॉन्ग्रुएंस है या नहीं है। तो पहले कुछ कंडीशन, जो जितनी भी कंडीशंस होती है वो मैं आपको पहले से बता देती हूँ। सो देखो किसी भी दो ट्रायंगल को कंपेयर करके उनकी कॉन्ग्रुएंसी को प्रूव करने के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं, उसे अच्छे से समझ लेते हैं पहले, जिससे कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ओके, सो सपोज ये दोनों ट्रायंगल हैं, एंगल ए, ये है ट्रायंगल ABC एंड इसको हम ले लेते हैं PQR। ओके, अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस है, सबसे पहले हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे। सो दैट एंगल A P के इक्वल होना चाहिए, B Q के इक्वल होना चाहिए एंड C R के इक्वल होना चाहिए। ओके, और ये साइड AB साइड PQ के इक्वल, BC साइड QR के इक्वल एंड AC साइड PR के इक्वल होनी चाहिए। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंस होंगे। ठीक है, इन्हें हम ऐसे लिखते हैं, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल PQR। ठीक है, तो देखो, सो इसको इसका जो नेम है अगर जो आप इसे रिप्रेजेंट करते हैं वो भी एकदम अच्छे से लिखा हुआ होना चाहिए, जिससे कि आपको देखते ही पता चल जाए कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस है। उसके नेम में भी उसकी कॉन्ग्रुएंसी का पता चलना चाहिए। सो इसमें देखो A के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल P है, हम नेम को देख रहे हैं, अभी हम फिगर को नहीं देख रहे हैं। सो A P के इक्वल होना चाहिए। इस नेम से आपको पता चलना चाहिए कि कौन से एंगल और कौन सी साइड्स इक्वल है। जैसे देखो A P के इक्वल है, B के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल Q है, इक्वल है। ठीक है, एंड C के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल R है। एंड अगर आप साइड को भी देखेंगे तो साइड को भी हम ऐसे ही लेंगे। देखो AB, फर्स्ट में AB लिखा है, इधर फर्स्ट में PQ लिखा है, इसका मतलब AB साइड जो है वो PQ के इक्वल होनी चाहिए। सेकेंड BC लिखा है, इधर QR लिखा है, मीन्स BC साइड QR के इक्वल होनी चाहिए एंड AC जो साइड्स है वो PR के इक्वल होनी चाहिए। ओके, तो ऐसे भी आप इसको चेक करके लिखेंगे। अगर आप ये लिख लेते हैं कि ABC, इसी सेम दोनों ट्रायंगल को कंपेयर कर रहे हैं और आप लिख रहे हैं कि ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल QRP, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। ओके, इस कंडीशन में ये दोनों कॉन्ग्रुएंस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपने A को किसके कॉन्ग्रुएंट दिखा दिया, Q के, जबकि एंगल A Q के इक्वल नहीं है, एंगल A P के इक्वल है। ओके,
सो ऐसे आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे, नेम लिखेंगे ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंसी को, तो यहाँ पे उसके नेम में भी उसकी कॉन्ग्रुएंसी का पता चलना चाहिए, ठीक है। अब इसके कुछ कंडीशंस है जो जिसे कि आप लिखेंगे। सो जैसे फर्स्ट है एस एस एस, अगर आप दो ट्रायंगल को कंपेयर कर रहे हैं और उसकी तीनों साइड्स को इक्वल प्रूफ कर दे रहे हैं, ठीक है, तो मीन्स दोनों ट्रायंगल क्या है आपके कॉन्ग्रुएंस हैं, ठीक है। सेकेंड है ए एस ए, अगर किसी ट्रायंगल के दो एंगल और एक साइड इक्वल है तो मीन्स दोनों ट्रायंगल क्या है इक्वल है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं ए एस मीन्स दो एंगल और एक साइड। एंड नेक्स्ट है थर्ड एस ए एस, ठीक है, मीन्स दो साइड और एक एंगल, ठीक है। इसका मतलब है कि अगर आप किसी ट्रायंगल की दो साइड्स को इक्वल प्रूफ कर रहे हैं, सपोज ये है, ठीक है, सो ये साइड इसके इक्वल है एंड ये वाली सेकंड वाली साइड इसके इक्वल है, तो इन दोनों के बीच में जो इंक्लूडेड एंगल है ये एंगल इसके इक्वल होना चाहिए, ठीक है। अगर आप इस ये दोनों साइड ले रहे हैं और ये एंगल या ये एंगल को प्रूफ कर रहे हैं तो वो कंडीशन इसमें फॉलो नहीं होगी। इंक्लूडेड दोनों साइड से रिलेटेड इंक्लूडेड जो एंगल है वही इक्वल होना चाहिए, ठीक है, तभी ये प्रॉपर्टी फॉलो होती है। इसमें अगर आप कोई भी दो साइड किसी भी दो साइड को ले रहे हैं और इंक्लूड जो उन दोनों साइड से मिलके जो एंगल बन रहा है वो अगर इक्वल नहीं है, किसी भी दूसरे एंगल को आप किसी भी तीसरे एंगल को अगर आप इक्वल प्रूफ कर रहे हैं तो वहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी नहीं होगी। वो दोनों साइड से जो एंगल बन रहा है, कॉमन एंगल बन रहा है, उसी को आपको अगर वही आपका अगर इक्वल है तो ही आपका कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ होगी, अदरवाइज वो अलग-अलग हो जाएँगे, ठीक है। फोर्थ है आपका आरएचएस, अगर आप कोई भी दो ट्रायंगल हैं, दोनों राइट एंगल हैं, ठीक है, तो इसमें आप कॉन्ग्रुएंस प्रूव कर सकते हैं। आर मीन्स होता है राइट एंगल, एच मीन्स हाइपोटेन्यूस और एस मीन्स कोई भी एक इसकी साइड, ठीक है। देन इस कंडीशन में ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंस होंगे, ठीक है। सो टू ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट इफ एनी ऑफ दीज फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। ओके, सो ये कंडीशन को आपको सेटिस्फाई करना पड़ेगा, देन ओनली यू कैन से दैट दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंस, ठीक है। अब वापस हम उस क्वेश्चन पे चलते हैं। सो देखो सेकंड क्वेश्चन में आपको हमें क्या दिया हुआ है, ये पी क्यू साइड एस टी के इक्वल है, क्यू आर साइड टी यू के इक्वल है, बट एंगल पी एंगल एस के इक्वल है। देखो जब भी जो मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी, अगर एक ट्रायंगल की दो साइड्स किसी दूसरे ट्रायंगल की दो साइड्स के इक्वल है तो उसके जो इंक्लूडेड एंगल है वो सेम होना चाहिए। यहाँ पे थर्ड एंगल को दिया हुआ है, तो मीन्स तो ये हमारी कॉन्ग्रुएंसी को कंफर्म नहीं करता है, इज नॉट कंफर्म कॉन्ग्रुएंट। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपका एंगल पी एंगल एस के इक्वल दिया है ये, बट ये जो इंक्लूडेड जो एंगल है ये हमें इक्वल नहीं गिवन है। अगर यहाँ पे क्यू एंगल टी के इक्वल होता तो ही इसको आप कॉन्ग्रुएंट कहते। एक और एग्जांपल से हम इसे समझते हैं। सो देखो यहाँ पे इस ट्रायंगल में ये एंगल 30 डिग्री दिया हुआ है, आर क्यू साइड 4 सेंटीमीटर है, इधर एस क्यू 4 सेंटीमीटर है, इधर 6 सेंटीमीटर, इधर 6, तो ये दोनों साइड्स आर क्यू एंड पी क्यू इक्वल है एस क्यू एंड पी क्यू के, बट इन दोनों के जो कॉमन एंगल है ये हमें गिवन नहीं है, हमें ये वाला एंगल इक्वल दिया हुआ है, तो इस कंडीशन में ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस नहीं होंगे। हैंस वी कैन ड्रॉ टू नॉन कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स विद द गिवन मेजरमेंट, दिस इज कॉल्ड द एस एस ए। दो साइड और एक एंगल तो है, कॉमन साइड्स के बीच का एंगल इक्वल नहीं है, ठीक है। सो दैट वी हैव सीन दैट ऐसे कंडीशन डज नॉट गारंटी कॉन्ग्रुएंस, ठीक है। सो सेकंड वाले का आंसर आप ऐसे भी समझ सकते हैं, आप ट्रायंगल्स को ड्रॉ करके समझ सकते हैं। देखो ये देखने से ही पता चल रहा है कि दोनों ही ट्रायंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंस नहीं दिख रहे हैं, ओके। सो आंसर नंबर डी होगा नॉट कन्फर्म कॉन्ग्रुएंट। सो कॉन्ग्रुएंसी की सारी कंडीशन हमने इस क्वेश्चन में डिस्कस कर ली है, तो आपको अच्छे से आ गया होगा। सो थर्ड क्वेश्चन है फॉर राइट एंगल ट्राइंगल एक्स वाई जेड एंड ट्राइंगल एल एम एन। तो यहाँ पे हम दोनों ही ट्राइंगल को पहले ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि इसमें 90 डिग्री एंगल दिया है, मीन्स ये दोनों ही राइट एंगल ट्राइंगल हैं, ओके। सो ये मैंने पहले ड्रॉ कर लेते हैं। ड्रॉ करके अगर आप किसी दो ट्राइंगल को कंपेयर करेंगे, उनकी कॉन्ग्रुएंसी को समझेंगे तो आप अच्छे से उस क्वेश्चन को कर पाएंगे, ठीक है। सो ट्राइंगल एक्स वाई जेड में एक्सल एंगल एक्स 90 डिग्री है, ओके। सो इसको हम वाई एंड जेड ले लेते हैं। एल एम एन में एंगल एल 90 डिग्री है, एल एम n, ओके। इफ yz इक्वल टू mn, yz इक्वल टू mn जो कि हाइपोटेन्यूस है, एंड xz इक्वल टू ln, xz इक्वल टू ln वन ऑफ द लेग्स ऑफ दिस राइट एंगल ट्राइंगल, सो देन दे आर कॉन्ग्रुएंट बाय, ओके। तो पहले ये हमने कंडीशन अभी पढ़ी थी, अगर आपके दो राइट एंगल ट्राइंगल, तो देखो इसमें ऑप्शन डी करेक्ट है। आर मीन्स राइट एंगल, एच हाइपोटेन्यूस एंड वन ऑफ द इट्स साइड्स आर इक्वल, दैट्स मीन लीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट विद दिस कंडीशन आर एच एस, ओके। सो इसका आंसर डी होगा, ओके। सो नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर इज -36, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज पॉसिबल। सो हमें ये बताना है कि इसमें से किस
का आंसर -36 है। ओके, सो देखो फर्स्ट वाले को देखते हैं। अगर आप -6 को -6 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 6 6 ज़ा 36, सो +36 का आंसर आएगा। 6 6 आर 36 +36 आया। -9 को अगर आप 4 से प्लस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्लस माइनस माइनस आंसर आएगा। 9 4 ज़ा 36, सो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। ठीक है, अगर आप इन्हें भी अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एंड 12 3 ज़ा 36। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है -36। अगर आप किसी भी टू इंटीजर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अगर दोनों भी प्लस हैं तो प्रोडक्ट जो होगा वो प्लस में आएगा। अगर एक प्लस है माइनस है सेकेंड, तो प्लस माइनस माइनस होता है। माइनस माइनस है अगर दोनों, तो माइनस माइनस प्लस में आपका आंसर आता है। ठीक है, अगर आप किसी दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो सो हमारा यहाँ पे -36 आंसर आया। सो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। फिफ्थ क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट इज ट्रू। फर्स्ट है, द सम ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, द सम ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर, इसे आप कोई भी एग्जांपल लेके भी सॉल्व करके आप इसे बता सकते हैं। देखो द सम ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर्स बता रहे हैं, मीन्स -3 है और -2 है, तो इन दोनों को क्या कर रहे हैं, अगर आप प्लस कर रहे हैं तो आंसर क्या आएगा, -3 प्लस माइनस माइनस होता है 2, तो आंसर आएगा -5। ठीक है, जो कि नेगेटिव होगा और इसमें लिखा है ऑलवेज पॉजिटिव, तो मीन्स ये हमारा सेंटेंस गलत है। नेक्स्ट है, द प्रोडक्ट ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर इज नेगेटिव। अभी हमने देखा था अगर हम किसी भी दो नेगेटिव इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर पॉजिटिव में आता है, नेगेटिव में नहीं आता है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। थर्ड है, द प्रोडक्ट ऑफ अ पॉजिटिव एंड अ नेगेटिव इंटीजर इज नेगेटिव, ये करेक्ट है। ठीक है, अभी हमने देखा था कि अगर एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव इंटीजर है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे अगर, तो आंसर जो आएगा आपका हमेशा नेगेटिव आएगा। ठीक है, जैसे इसमें इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ था, तो ये ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। ज़ीरो हैज़ नो साइन सो इट कैन नॉट बी यूज्ड इन ऑपरेशन, ये गलत है। हम ज़ीरो को भी ऑपरेशंस में लेते हैं। अगर आप किसी नंबर को प्लस या माइनस कर रहे हैं, 3 + 0 है तो 3 होता है, तो ज़ीरो को भी हम सारे ऑपरेशंस में लेते हैं। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट है। कोई भी आप स्मॉल डिजिट्स लेके, स्मॉल नंबर लेके भी स्टेटमेंट को उसका आंसर आप लगा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, द टेम्परेचर ऑफ अ सिटी at 6 a.m. was -4 degree centigrade, but by noon it increased by 9 degree centigrade. What was the temperature at noon? देखो मॉर्निंग -4 था, उसके बाद नून में दिन के टाइम पे वो इंक्रीज हुआ 9 डिग्री सेंटीग्रेड। इंक्रीज हुआ तो मीन्स आप प्लस का साइन लगाएंगे। ठीक है, तो इससे अगर आप सॉल्व करेंगे तो देखो प्लस माइनस माइनस होगा, 9 में से 4 को माइनस करेंगे तो आपका आएगा 5। ठीक है, तो दिन में उसका टेम्परेचर कितना हो जाएगा, 5 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक है, बड़ी डिजिट के आगे जो साइन है वही आपका आंसर में आएगा। देखो 9 प्लस का है तो आपके इसमें +5 ही आंसर आएगा। सो नंबर लाइन के थ्रू भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखो ये जैसे सपोज आपकी नंबर लाइन है, ठीक है, यहाँ पे बीच में आपका 0 होता है, इधर नेगेटिव इंटीजर होते हैं -1 -2 -3 -4 एंड देन हम पॉजिटिव इंटीजर्स ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6। सो मॉर्निंग -4 डिग्री टेम्परेचर है, उसके बाद वो दिन में इंक्रीज हो रहा है 9 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है, तो कितना कहाँ तक पहुंचेगा, देखो 1 1 करके हम आगे को बढ़ते हैं। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो 9 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो कहाँ पे आए, 5 पे, मीन्स 5 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस में आपका आंसर आएगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन गिव्स द ग्रेटेस्ट वैल्यू। इसमें सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू किसकी आएगी वो आपको बताना है, तो इसे सॉल्व करते हैं। -3 मल्टीप्लाई 4, ये नेगेटिव इंटीजर है, ये पॉजिटिव इंटीजर है, प्लस माइनस माइनस होगा। ठीक है, 3 4 12, तो -12 इसका आंसर आया। -12 को अगर आप 3 से डिवाइड करेंगे ऐसे, तो ओके, तो 3 4 12 होता है, तो इसका आंसर -4 आया है। 6 से अगर आप -20 को माइनस करेंगे तो प्लस माइनस माइनस होगा, लेकिन यहाँ पे देखो 6 स्मॉल नंबर है, 20 बड़ा नंबर है, इसके आगे माइनस का साइन है, तो आप माइनस का साइन लगाएंगे। 20 में से अगर आप 6 को माइनस करेंगे तो यह आंसर आएगा -40। ठीक है, क्योंकि क्या प्लस माइनस में जो बड़ी डिजिट के आगे जो साइन है वही साइन आंसर में भी आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है मल्टीप्लाई करना है, माइनस माइनस प्लस होता है, 2 5 10, तो प्लस में आंसर आएगा 10। सो इसमें ग्रेटेस्ट वैल्यू किसकी है, देखो सारे ही नेगेटिव हैं, यही हमारा पॉजिटिव आया है डी, सो डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, प्लस वैल्यू आई है 10 की, बाकी सारी सबकी जो है नेगेटिव वैल्यू है।
क्वेश्चन नंबर 8 है, टू रोप्स ऑफ लेंथ 36 मीटर एंड 48 मीटर आर टू बी कट इनटू इक्वल पीसेस ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ ईच पीसेस। ओके, सो दो रोप हैं जिसमें जो कि 36 मीटर और 48 मीटर लॉन्ग है, उन्हें इक्वल पीसेस में डिवाइड करना है। सो मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ क्या होगी वो आपको बताना है। मैक्सिमम मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, जहाँ पे भी मैक्सिमम, लार्जेस्ट ऐसे कुछ वर्ड आएंगे मीन्स वहाँ पे आपको एचसीएफ फाइंड आउट करना है। ठीक है, सो 36 एंड 48 का हम एचसीएफ निकालेंगे। तो यहाँ पे एचसीएफ निकालने के लिए देखो हम डिवीजन मेथड से मैं इसे कर रही हूँ। 36 से 48 को हम डिवाइड करेंगे। 36 वन सा 36 माइनस करेंगे, 8 में से 6 माइनस के 2, 4 में से 3 में माइनस करेंगे 1। ठीक है, फिर से यहाँ पे डिवाइड करते हैं। डिवीजन मेथड में हम डिवाइड करते हुए चले जाते हैं एक रिमाइंडर के बाद, और इसके अंदर अब जो यहाँ पे जो डिवीजन जो नंबर होगा जिससे हम पहले डिवाइड कर रहे हैं वो नंबर यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे 36 आएगा। सो 12 3 ज़ा 36। ठीक है, तो कम्प्लीटली डिवाइड हो गया, तो ये नंबर एचसीएफ होता है। तो हमारा इसका एचसीएफ आया है 12 मीन्स 12 मीटर के जो पॉसिबल, जो मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ जो होगी वो 12 मीटर होगी। ओके, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। ठीक है, इससे हम एचसीएफ निकालने के लिए ऐसे ही हम डिवाइड करते जाते हैं। अगर यहाँ पे कुछ और रिमाइंडर बचा तो फिर से हम इसे डिवाइड करते हैं, और ये 12 नंबर यहाँ पे बीच में आधा और उस रिमाइंडर से डिवाइड करते, तब तक डिवाइड करते जाते हैं जब तक कि लास्ट में रिमाइंडर 0 ना आ जाए। ओके, सो जहाँ पे रिमाइंडर 0 आएगा, जिस नंबर से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आएगा वो एचसीएफ होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे 12 से डिवाइड किया हमने तो 0 रिमाइंडर आया, सो इसका एचसीएफ 12 है। ठीक, नेक्स्ट है, विच सिचुएशन रिक्वायर्स फाइंडिंग द एलसीएम। एलसीएम को निकालने के लिए आपको क्या सिचुएशन चाहिए। फर्स्ट है डिवाइडिंग आइटम्स इनटू मैक्सिमा इक्वल ग्रुप्स। नहीं, मैक्सिमा इक्वल ग्रुप से में अगर आप किसी चीज़ को डिवाइड करना है तो उसके लिए हम एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ मीन्स होता है, एच का मीन्स होता है हाईएस्ट ग्रेटेस्ट फैक्टर, इसको जीसीएफ भी कहते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, सो यहाँ पे ग्रेटेस्ट और हाईएस्ट है तो मैक्सिमम के लिए हम एचसीएफ ही निकालेंगे। फाइंडिंग द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स टू नंबर्स एग्जैक्टली। सो लार्जेस्ट नंबर में डिवाइड करने के लिए भी हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, फाइंडिंग व्हेन इवेंट्स रिपीट टुगेदर, ये इसमें हम एलसीएम फाइंड आउट करते हैं कि अगर कोई भी इवेंट्स रिपीट हो रहे हैं बार बार तो उसके लिए हम एलसीएम फाइंड आउट करते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट है फाइंडिंग द कॉमन फैक्टर्स ऑफ नंबर्स। कॉमन फैक्टर्स भी हम एचसीएफ में निकालते हैं। एचसीएफ में हम कॉमन फैक्टर भी फाइंड आउट करते हैं, और उसमें जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है वो हमारा एचसीएफ होता है। ठीक है, सो इसका आंसर नंबर सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 है, द एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 12 एंड देयर प्रोडक्ट इज 4320, व्हाट इज द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, ये आपको फॉर्मूला पता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू होता है एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम। ठीक है, कोई भी टू नंबर है जिसका आप एलसीएफ और एलसीएम निकालें तो उन दोनों का प्रोडक्ट फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर इक्वल टू एचसीएफ एंड एलसीएम होता है। तो यहाँ पे हम इसे रखेंगे और हम इसमें से एलसीएम को फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये हमें दिया है 4320 इक्वल टू एचसीएफ हमें दिया है 12, एलसीएम हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो एलसीएम निकालेंगे तो 12 इधर डिवाइड में चला जाएगा, सो एलसीएम इक्वल टू हो जाएगा, फिर इसे हम 12 से डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई में जब होता है तो वो अगर आप उसे अपोजिट साइड में लेके जाते हैं तो वो डिवाइड में आ जाता है। सो 12 से इसे डिवाइड करते हैं तो कितना आंसर आएगा देखो, 4320। ठीक है, 12 3 36, 12 4 48 होता है, तो 12 3 से जाएगा, 12 3 36 माइनस करेंगे, 13 में 6 माइनस करेंगे 7। ठीक है, नेक्स्ट आपका बचा है यहाँ पे 3 में से 3 माइनस करेंगे 0, तो 7 आया, यहाँ से हम 2 को लेंगे, 12 6 72। ओके, और ये 0 एक्स्ट्रा जो इधर है उसे हम यहाँ पे ऊपर लिख लेंगे, तो आंसर आया 360। तो इसका एलसीएम होगा 360, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, 3 स्टूडेंट वॉक अराउंड अ सर्कुलर ट्रैक एंड कंप्लीट वन राउंड इन 12, 15 एंड 20 मिनट्स respectively. If they start together, after how many minutes will they meet again at the starting point? ठीक है, सो देखो 3 स्टूडेंट्स है, एक सर्कुलर ट्रैक में राउंड लगा रहे हैं। ठीक है, सो 12, 15 एंड 20 मिनट्स में वो उस राउंड को कंप्लीट कर रहे हैं, एक राउंड को। तो वो नेक्स्ट टाइम वो उसे कब मीट करेंगे उसके लिए आपको बताना है। तो ये को अभी हमने क्वेश्चन नंबर 9 में जो देखा था, फाइंडिंग व्हेन इवेंट्स रिपीट टुगेदर, जब इवेंट जो है वो एक साथ रिपीट हो रहे हैं। तो यहाँ पे देखो वो 12, 15 एंड 20 मिनट्स में उस राउंड को कंप्लीट कर रहे हैं और ये चीज़ बार बार रिपीट हो रही है। तो कौन सी पोजीशन में कितने मिनट बाद वो आप तीनों एक ही पोजीशन में होंगे, ये आपको इसमें फाइंड आउट करना है। तो इसमें हम इन तीनों का एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, एलसीएम में हम यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं 12, 15 एंड 20। ये डिवीजन मेथड से हम इसे कर रहे हैं।
सो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 6 ज़ा 12, 15 2 से डिवाइड नहीं होगा तो उसे ऐसे ही रखेंगे एंड 2 10 ज़ा 20, अगेन 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 ज़ा 6, 15 डिवाइड नहीं होगा, 2 5 ज़ा 10, देन हम इसे 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15 एंड 5 को ऐसे रखेंगे, देन अगेन 5 से डिवाइड करेंगे, 1 1 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5। तो इसे हम डिवाइड करते जाते हैं जब तक कि आपको लास्ट में 1 1 ना मिले, ठीक है? तो हम इन नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे और यही हमारा एलसीएम होगा। तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, तो 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60। तो इसका आंसर आया बी, 60 मिनट्स, ठीक है? तो 60 मिनट बाद वो तीनों ही आपस में मिल जाएंगे। ओके, सो नेक्स्ट करते हैं। 12 क्वेश्चन है, अ रिबन कॉस्ट 12.50 पर मीटर, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 3.6 मीटर ऑफ रिबन। 1 मीटर रिबन की कॉस्ट आपको दी है 12 रुपीज़ 50 पैसे है, तो आपको 3.6 मीटर रिबन की कॉस्ट निकालनी है। तो आप इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है? डेसिमल नंबर को मल्टीप्लाई करने के लिए कुछ नहीं है, आप जस्ट नॉर्मल नंबर को मल्टीप्लाई कीजिए। सो लास्ट में हम उसमें पॉइंट को लगा लेंगे। सो 1250 को 0 पॉइंट के बाद अगर लास्ट में जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती है, उसे हम नहीं लिख रहे हैं, 3.6 से इसको मल्टीप्लाई करना है, तो 36 से आप इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए। 6 5 या 30, 3 कैरी, 6 2 या 12, 12 प्लस 3 15, 1 कैरी, 6 1 या 6 और 1 कैरी 7, 750 मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 ज़ा 50, 3 2 ज़ा 15, 3 2 ज़ा 6, 1 कैरी 7, 3 1 ज़ा 3, ठीक है? दोनों को ऐड कर लेंगे, 0 5 प्लस 5 10, 7 प्लस 7 14, 1 कैरी 15, 1 कैरी 4, तो आया हमारा आंसर 4500। अब हम इसमें पॉइंट लगाते हैं। देखो, हमने यहाँ पे इसमें पॉइंट इधर था और यहाँ पे 3.6 है, ठीक है? हमने 0 को नहीं लिया तो हम यहाँ पे भी हम 0 नहीं लिखेंगे, अदरवाइज़ आप यहाँ पे अगर 0 लगाएँगे तो आप यहाँ पे 0 लिख सकते हैं। हमने नहीं लिया तो हम इसे छोड़ देते हैं। सो देखो, टोटल डिजिट्स कितनी है पॉइंट के बाद, एक यहाँ पे तो 2 डिजिट है टोटल, तो यहाँ पे 2 लास्ट से 2 डिजिट आके आप पॉइंट को लगा लेंगे, तो 1 2 यहाँ पे हमारा आंसर आया 45, ठीक है? सो ₹45 इसका आंसर होगा, ऑप्शन बी करेक्ट है, ठीक है? अगर आप यहाँ पे 0 को भी लेते हैं तो उससे आपकी कैलकुलेशन थोड़ा बड़ी होगी। यहाँ पे आप 0 को लेंगे तो यहाँ पे 0 को लगा देंगे। देन आप टोटल नंबर जो यहाँ पे टोटल डिजिट 3 काउंट करेंगे, 2 इसमें और 1 इसमें है, ठीक है? 2 पॉइंट के बाद 2 डिजिट इसमें है, पॉइंट के बाद 1 डिजिट इसमें, टोटल 3 डिजिट बाद आप पॉइंट लगाएँगे 1 2 3, तो भी आपका आंसर सेम ही आएगा, ठीक है? बट पॉइंट के बाद अगर लास्ट में अगर 0 है तो उनकी कोई वैल्यू नहीं होती। जैसे कि आपने पैकेट्स में भी दिखा होगा, आप शॉपिंग करते होंगे तो आप इसमें लिखा होगा ₹5 की अगर चॉकलेट है तो उसको वहाँ पे ऐसे लिखते हैं 00, ठीक है? तो 5 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। किसी भी नंबर के पीछे अगर डेसिमल नहीं है मतलब उसके सबसे लास्ट में डेसिमल होता है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, a rope of length 18.6 meter is cut into pieces of length 0.6 meter each. How many pieces are opted? So 18.6 मीटर की लॉन्ग रोप को 0.6 मीटर के पीसेस में कट कर रहे हैं, इसे ऐसे है तो इसे 0.6 मीटर के पीसेस में ऐसे कट कर रहे हैं, ठीक है? तो टोटल जो लेंथ है इस रोप की ये है 18.6 मीटर। सो ऐसे कितने पीस बनेंगे वो आपको फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, इससे आप इसे डिवाइड करेंगे, ठीक है? सो 18.6 को आप 0.6 से डिवाइड करेंगे, ठीक है? ये भी होता है, देखो यहाँ पे पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, यहाँ पे भी डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, तो इसको हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं, तो सीधे-सीधे आंसर आ जाएगा 186 को आप 6 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है? 6 से अगर आप 186 को डिवाइड करेंगे तो 6 3 ज़ार 80, यहाँ पे 6 आया, यहाँ पे कुछ नहीं बचा रिमाइंडर, 6 1 ज़ार 6, तो 31 इसका आंसर आ गया, ठीक है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ठीक? नेक्स्ट क्वेश्चन है, which statement is true? Multiplying a decimal by 10 moves the decimal point one place to the left. ये गलत है, ठीक है? अगर आप किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जैसे 2.3 है, इसे अगर आप 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आंसर आएगा, देखो। अगर आप किसी भी नंबर को अगर 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक 0 लग जाता है और पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, मीन्स सो जो डेसिमल पॉइंट है वो 1 डिजिट के बाद लगेगा इधर, ठीक है? क्योंकि मैंने अभी बताया था यहाँ पे कि नॉर्मल आप मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद डेसिमल के बाद टोटल कितने डिजिट्स हैं, उतने डिजिट लास्ट से आप काउंट करेंगे, यहाँ से राइट से लेफ्ट की ओर को आएगा, ये इधर आपका लेफ्ट है, ठीक है? ये आपका राइट है, ठीक है? सो देखो यहाँ पे अगर आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे, सो 230 आया और यहाँ पे डेसिमल के बाद एक डिजिट है, तो लास्ट से काउंट करेंगे तो यहाँ पे आपका डेसिमल के बाद एक डिजिट ही आपकी रहेगी, ठीक है? तो इसका आंसर आया 23, मीन्स जो डेसिमल था वो कहाँ को मूव कर गया, राइट साइड को। इसमें कहीं पर डेसिमल नहीं है, मतलब जैसे लास्ट में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो राइट साइड को मूव होता है, नहीं कि लेफ्ट। यहाँ पे लिखा है प्लेस टू द लेफ्ट, जो कि गलत है। अगर यहाँ पर राइट होता तो वो आपका करेक्ट होता, ठीक है?
नेक्स्ट है डिवाइडिंग अ डेसिमल बाय 100, मूव द डेसिमल पॉइंट 2 प्लेसेस टू द राइट। अगर आप किसी भी नंबर को, सपोज आपका 236.5 है, इससे अगर आप 100 से डिवाइड कर रहे हैं तो डेसिमल 2 डिजिट लेफ्ट साइड को मूव करेगा। ठीक है, तो 20 है तो डेसिमल 1 2 यहाँ पे आ जाएगा। सो 2 के बाद इसका आंसर आ जाएगा 2.365। ठीक है, सो इसमें जो डेसिमल पॉइंट है वो लेफ्ट को मूव कर रहा, नहीं कि राइट को। तो ये भी आपका स्टेटमेंट गलत है। मल्टीप्लाइंग अ डेसिमल बाय अ नंबर लेस देन 1 डिक्रीज इट्स वैल्यू। मल्टीप्लाइंग अ डेसिमल, कोई भी आपका नंबर है, सपोज टू 0.2 हम ले लेते हैं। ठीक है, कुछ भी आप ले सकते हैं स्मॉल नंबर। आप अपने, मैंने से पहले भी आपको बताया था कि आप खुद से भी छोटे छोटे नंबर्स को लेके आप स्टेटमेंट्स को सॉल्व कर सकते हैं। सो अगर हम इसे मल्टीप्लाई करें बाय अ नंबर लेस देन 1, जो कि 1 से लेस है, 1 से लेस 0.6 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, सो 1 डिक्रीज इट्स वैल्यू, इसकी जो वैल्यू आएगी टोटल वो इससे भी इनसे कम होगी, ये हमें पता नहीं, ये हमें देखना है। ठीक है, तो 6 2 ज़ा, सो 6 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 2 ज़ा कितना होता है 12। डेसिमल के एक डिजिट इधर है, एक डिजिट टोटल 2 डिजिट हो गई, तो 2 डिजिट आगे हमारा पॉइंट आ जाएगा 1 2, तो पॉइंट आएगा यहाँ पे, तो इसका आंसर आएगा 0.12। ठीक है, तो 0.12 देखो 0.2 से भी छोटा है, 0.6 से भी ये वैल्यू छोटी है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी करेक्ट है। कि अगर हम किसी भी दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं जो कि लेस देन 1 है, तो उसकी जो टोटल वैल्यू आती है, फाइनल वैल्यू, वो भी क्या आती है आपकी, उन दोनों ही ना डिजिट से कम आएगी। ठीक है, कोई और भी एग्जांपल लेके आप इससे चेक कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन ऑप्शन डी है डिवाइडिंग अ डेसिमल बाय 1 चेंज इट्स वैल्यू। नहीं, ये गलत है। अगर आप किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करते हैं तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है, सेम ही रहती है। सपोज आप 3 को अगर आप 1 से डिवाइड करो तो 3 ही आएगा। अगर ये कोई डेसिमल नंबर है, अगर आप इसको 1 से डिवाइड करें तो वही वैल्यू सेम रही, कोई वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं आएगा। ठीक है, सो इसका आंसर ऑप्शन सी करेक्ट है। ओके, सो नेक्स्ट करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स अ प्रोडक्ट लेस देन बोथ द नंबर्स। ठीक है, ये अभी हमने देखा था। अगर दोनों ही डिजिट जीरोस 1 से लेस हैं तो उनका प्रोडक्ट जो आएगा वो दोनों ही डिजिट से कम आएगा। इसका आंसर आपका यही होगा। ठीक है, 0.6 और 0.8 को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 एजा होता है 48। ठीक है, 2 डिजिट बाद एक डिजिट यहाँ पे है, पॉइंट के बाद एक डिजिट यहाँ पे, तो टोटल 2 डिजिट आ गया आपका, यहाँ से पॉइंट लग जाएगा, तो 0.48 आपका आंसर आएगा। जो कि ये वैल्यू जो है दोनों से ही छोटी है, 0.6 से भी छोटी है एंड 0.8 से भी छोटी है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक है, इसे हम और भी देख लेते हैं, आपकी बुक में दिया हुआ है। देखो, यहाँ पे ये आपकी बुक से ही लिया हुआ है, किसमें देखा दिया हुआ है, बोथ नंबर्स आर ग्रेटर देन 1। अगर दोनों की ही वैल्यू 1 से ग्रेटर है, सो द प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन बोथ द नंबर। तो इन दोनों का प्रोडक्ट देखो 22.1 आया, जो कि इन दोनों से ही ज़्यादा है। ठीक है, तो इनका प्रोडक्ट जो है इनसे ज़्यादा आएगा। बोथ नंबर्स आर बिटवीन 0 एंड 1। अगर दो नंबर 0 एंड 1 से हैं, जैसे कि अभी हमने क्वेश्चन में किया था, ठीक है, कि दोनों की वैल्यू 1 से कम है, सो द प्रोडक्ट इज 0.3 विच इज लेस देन बोथ द नंबर्स। ठीक है, तो इन दोनों ही से, तो इसका जो आंसर आएगा वो इन दोनों से ही छोटा आएगा। ठीक है, 0.3 आया है, जिसकी वैल्यू इन दोनों ही वैल्यू से छोटी है। थर्ड सिचुएशन है, वन नंबर इज बिटवीन 0 एंड 1। एक नंबर 0 और 1 के बीच में, मीन्स 1 से छोटा है, एंड वन नंबर इज ग्रेटर देन 1, और एक नंबर एक से बड़ा है, जैसे यहाँ पे 5 लिया हुआ है। तो अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो इसकी वैल्यू देखो 3.75 आई, विच इज लेस देन द नंबर ग्रेटर देन 1। लेस देन 1 से 1 जो डिजिट थी उससे तो बड़ा आएगा, बट जो 1 से ग्रेटर डिजिट है यानी कि 5 उससे छोटा आएगा। ठीक है, तो ये आपको सिचुएशन में के अकॉर्डिंग ये तीनों ही कंडीशन आपको इसमें दी हुई है। इसे आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ऐसे कुछ पूछा जाता है तो आप अपने मन से एग्जाम्पल में लेके मल्टीप्लाई करके आप उसे चेक कर सकते हैं कि आपका आंसर कितना आया, वो उन दोनों डिजिट से स्मॉलर आया, ग्रेटर आया, कितना आया, वो आप कर सकते हैं। ठीक है, इसमें इसे लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सो नेक्स्ट हम क्वेश्चन में चलते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर बी होगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन इज बेस्ट रिप्रेजेंट यूजिंग मीन। मीन आपको फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए कौन सी सिचुएशन बेस्ट रहेगी वो आपको यहाँ पे दिया हुआ है। फाइंडिंग द मिडिल हाइट ऑफ द स्टूडेंट्स, नहीं, इसमें हम मीन को फाइंड आउट नहीं करते हैं। मिडिल हाइट ऑफ स्टूडेंट के लिए हम मीडियन फाइंड आउट करते हैं। फाइंडिंग द एवरेज मार्क्स ऑफ द क्लास, यस। ठीक है, अगर आपको एवरेज निकालना है किसी चीज़ का तो उसी को हम मीन बोलते हैं, एवरेज। तो इसे निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जितने भी अगर कोई हमें डाटा दिया है तो उन डाटा को सबको क्या करेंगे, उनका सम करेंगे अपॉन टोटल नंबर ऑफ
वो कितने हैं, नंबर्स में कितने हैं वो डिजिट्स, उन्हें हम काउंट करके यहाँ पे लेंगे। स्टूडेंट का एवरेज हाइट निकालनी है, मीन निकालना है हाइट का, तो सारे बच्चों की हाइट को हम क्या करेंगे, यहाँ पे उन सबको प्लस करेंगे और टोटल कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की हाइट को आपने लिया, तो यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आप लिखेंगे तो आपका एवरेज निकल जाएगा, मीन्स आपका मीन निकल जाएगा। ठीक है, तो एवरेज मार्क्स निकालने के लिए हम मीन को फाइंड आउट करेंगे। फाइंडिंग द मोस्ट रिपीटेड स्कोर, नहीं, मोस्ट रिपीटेड स्कोर के लिए हम एक चीज लेते हैं, इसको बोलते हैं मोड। सो ये सारे टर्म्स स्टैटिक्स में आते हैं, मीन, मीडियन, मोड। सो इसे हम कहते हैं, जिसमें हम एवरेज निकालते हैं इसको कहते हैं मीन। अगर आपको मिडिल हाइट निकालनी है तो उसे हम बोलते हैं मीडियन। एंड अगर कोई भी डिजिट आपका डाटा में बार बार रिपीट हो रहा है, जो सबसे मैक्सिमम टाइम जो नंबर रिपीट हो रहा है वो उस डाटा का मोड होता है, उसको हम कहते हैं मोड। ठीक है, फाइंडिंग द स्मॉलेस्ट वैल्यू नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसमें करेक्ट होगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मेजर इज लेस अफेक्टेड बाय वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल वैल्यूज। सो सबसे कम इफेक्ट, अगर आपके पास जो कोई डाटा है उसमें कोई बहुत ही स्मॉल वैल्यू है और एक वैल्यू बहुत ही ज़्यादा है, तो सबसे कम इफेक्ट क्या होगा वो आपको निकालना है। ठीक है, सपोज इसमें आपको दिया हुआ है किसी विलेज की आपको इनकम निकालनी है, तो किसी आदमी की जो इनकम है वो 1 और 2 और 10 रुपीज़ है और किसी की 1 लाख में है, तो इन दोनों के बीच में जो गैप है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो इसमें अगर आप उसका मीन निकालेंगे तो मीन आपका एकदम से सही नहीं आएगा, क्योंकि मीन में हम ऊपर जो है डाटा को प्लस करते हैं। ठीक है, अगर आप प्लस करेंगे और फिर नीचे टोटल नंबर ऑफ पीपल से अगर आप उसे डिवाइड करेंगे तो मीन और मीडियन में आप बहुत ज़्यादा वेरिएशन देखेंगे, तो सबसे जो कम इफेक्ट होता है वो मीडियन होता है इस कंडीशन में। ठीक है, सो इसका आंसर बी होगा, मीडियन। ठीक है, तो इसे हम देख लेते हैं एक बार। सो देखो यहाँ पे ये आपकी बुक में दिया हुआ था, ये डॉट से कुछ डाटा को रिप्रेजेंट किया हुआ है। सो देखो यहाँ पे ये किसी फैमिली मेंबर्स की हाइट है, तो एक फैमिली मेंबर्स की हाइट देखो 155 से 175 के बीच में है। ठीक है, ये हाइट देखो येलो डॉट से दिखा हुआ है, तो इसमें अगर आपने मीन फाइंड आउट किया तो 164 एंड मीडियन फाइंड आउट किया तो 165, तो दोनों ही वैल्यू क्या है, आपस में पास पास है, तो ये आपका जो डाटा है वो एकदम सही आया है। नेक्स्ट आपका जो दूसरी फैमिली की हाइट दी हुई है, देखो इसमें एक बच्चा बहुत छोटा है, तो उसकी हाइट एकदम यहाँ पे स्टार्टिंग में है 115 118 के समथिंग ही होगी, तो और बाकी की जो लोग हैं उनकी हाइट जो है वो इधर है। ठीक है, तो इसमें मीन और मीडियन में देखो बहुत ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिला है, तो यहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट हुआ है वो मीन इफेक्ट हुआ है। ठीक है, तो इस कंडीशन में हम मीडियन को हम इसमें प्रेफरेंस देते हैं। ठीक है, सो डाटा में ऐसे नंबर जो बहुत एकदम अलग होते हैं, बहुत स्मॉल होते हैं या बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उन्हें हम आउटलायर्स बोलते हैं। ठीक है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, आउटलायर्स। So the average may not always be an appropriate representative of data that has outliers। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या होता है, ये एक जो मेंबर है इसकी हाइट जो है वो आउटलायर्स में आई है, तो इस कंडीशन में जो एवरेज है यानी कि जो मीन है वो बहुत ज़्यादा अप्रोप्रिएट हमारा नहीं रहता है। ठीक है, अ वेरी हाई और वेरी लो आउटलायर कैन सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट द सम, क्योंकि वो उसके सम को इम्पैक्ट करते हैं, जिससे कि हम मीन को फाइंड आउट करने में निकालते हैं। सो दस अफेक्टिंग द एवरेज, तो वो उसके एवरेज को भी अफेक्ट करता है। ठीक है, सो द मीडियन वॉज नॉट अफेक्टेड मच बाय द आउटलायर। सो इसमें जो मीडियन है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, सो चलते हैं उधर। सो इसका आंसर यहाँ पे मीडियन होगा, तो मीडियन जो है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट नहीं होता है किसी भी आउटलायर्स की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन इज 18, इफ वन ऑब्जर्वेशन इज रिमूव द मीन बिकम्स 16, द रिमूव्ड ऑब्जर्वेशन इज। 5 ऑब्जर्वेशन का सम मीन जो है वो 18 है। मीन निकालने के लिए आपको फॉर्मूला बताया था। ठीक है, तो मीन निकालने के लिए फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अभी हमने जो देखा था। ठीक है, अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है। ठीक है, सो यहाँ पे मीन हमें दिया हुआ है 18, 5 टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 5 ऑब्जर्वेशन का मीन जो है वो 18 है, तो यहाँ पे टोटल नंबर जो है वो 5 है, और यहाँ पे आपका आएगा सम ऑफ ये 5 जो ऑब्जर्वेशन है ये नंबर का सम आएगा। ठीक है, 5 नंबर्स आएंगे, तो अगर आप इसे यहाँ पे से सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो 5 ऑब्जर्वेशन है उनका सम कितना आ जाएगा, सम ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन आएगा आपका 18 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, तो ये हो जाएगा 18 5 जा 90। ठीक है, ऐसे ही क्या दिया है कि इफ वन ऑब्जर्वेशन इज रिमूव्ड, अब एक ऑब्जर्वेशन को रिमूव कर दिया है, सो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी बचेंगी, 4। सो 4 का जो मीन है वो कितना हो जाता है, 16। ठीक है, सो यहाँ पे हम निकाल लेते हैं ऐसे ही। सो सम ऑफ 4 ऑब्जर्वेशन कितना आएगा आपका, 16 मल्टीप्लाई 4। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो 18 था मीन, ये कितना आ गया, 16 आ गया। ठीक है, और इधर जो है आपका टोटल नंबर कितने हो जाएंगे, 4, यहाँ पे सम ऑफ 4 ऑब्जर्वेशन आ जाएगा, तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी आपका 16 मल्टीप्लाई 4
इज इक्वल टू 64, ये हो गया। तो आपको वो जो रिमूव्ड ऑब्जर्वेशन है उसे आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो 5 ऑब्जर्वेशन का सम 90 है, 4 का 64 है, तो रिमूव का कितना होगा, इन दोनों को आप माइनस कर देंगे, आपका रिमूव्ड का ऑब्जर्वेशन निकल जाएगा। 10 में से 4 को माइनस करेंगे 6, यहाँ पे आएगा आपका 8, 8 में 6 को माइनस करेंगे 226। तो जो रिमूव ऑब्जर्वेशन थी वो उसकी वैल्यू क्या थी, 26। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ठीक है। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं, ठीक है। सम ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन, सपोज ये 1 2 3 4 5 ऑब्जर्वेशन है, इन सब का सम हमारा आया है 90। इसमें से 4 ऑब्जर्वेशन का हमारा सम, ये जो 4 ऑब्जर्वेशन है इनका सम आ गया हमारा 64, ठीक है। सो जो 5th ऑब्जर्वेशन थी जिसको रिमूव किया वो निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इन दोनों को माइनस करेंगे, ठीक। तो इसमें हम इन दोनों को माइनस करके ये आंसर हमारा निकल जाएगा, ओके। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। द मार्क्स स्कोर्ड बाय अ स्टूडेंट इन 6 सब्जेक्ट्स आर दिस, व्हाट इज द मीडियन ऑफ द मार्क्स। मीडियन आपको निकालना है, कोई भी अगर आपको डाटा दिया है उसका अगर आपको मीडियन निकालना है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उस डाटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये ऑलरेडी आपको असेंडिंग ऑर्डर में दिया हुआ है, देखो 45 50 50 से गेटर है, 55 60 65 75, तो ऑलरेडी अरेंज है, ठीक है। सो इसमें मीडियन होता है बीच का नंबर, तो यहाँ पे 2 इधर है 2 इधर है, बीच में हमारे 2 नंबर्स रह गए। अगर आपके ये, क्योंकि ये इवन है, अगर ऑड होता, सपोज अगर ऑड डाटा होता तो इसमें 1 नंबर इन, तो ऑटोमेटिकली 1 नंबर बीच में आपका बचता, सिर्फ 1 ही नंबर। मगर आपका नंबर ऑफ डाटा जो है वो इवन है, तो मीडियन में आपके 2 नंबर्स बचते हैं। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, मीडियन निकालने के लिए इन 2 नंबर्स को प्लस करेंगे एंड इसे 2 से डिवाइड कर देंगे, तो आपका मिडिल नंबर निकल जाएगा, ठीक है। 55 में अगर आप 60 को प्लस करेंगे तो ये आंसर आएगा आपका 5 6 + 5 11 115/2। 2 से अगर आप इसे डिवाइड करेंगे तो देखो 2 5s are 10, 1 5 2 7s are 40, माइनस करेंगे 1, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ नहीं है ऊपर से उतारने के लिए, तो हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, डेसिमल यहाँ पे 0 लगाएंगे, सो 2 5s are 10। तो आंसर आया हमारा 57.5, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है, ठीक है। तो इसका मीडियन आ गया 57.5। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स इज यूज टू ड्रॉ एन आर्क इन कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में अगर आप किसी आर्क को ड्रॉ कर रहे हैं तो उसके लिए हम कंपास का यूज़ करते हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ठीक है। रूलर आपका स्केल होता है जिसको आप लाइन ड्रॉ करने के लिए और लाइन को मेजर करने के लिए ड्रॉ करते हैं। प्रोटेक्टर आपका होता है ऐसे, जिसको आप एंगल को मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं। डिवाइडर होता है आपका ऐसे, जिसमें 2 नीडल्स ही होती हैं ऐसे करके, ठीक। इसका यूज़ भी 2 लाइन्स को कंपेयर करने के लिए या लेंथ को मेजर करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ प्रॉपर टाइलिंग द शेप शुड, ठीक है। अगर आप टाइलिंग कर रहे हैं, जैसे आपने फ्लोर में टाइलिंग देखी होगी, सो जो टाइलिंग है, प्रॉपर टाइलिंग क्या होती है, ओवरलैप ईच अदर, नो, लीव्स गैप्स, नो, कवर द प्लेन कंप्लीटली विदाउट गैप्स और ओवरलैप्स, सो सी आंसर करेक्ट है, ठीक है। आपने टाइल देखी होंगी तो वो ऐसे अरेंज होती है कि उनके बीच में बिल्कुल भी क्या होता है, आपको गैप नहीं दिखता है ऐसे करके, ठीक है। सपोज अगर ऐसी कोई शेप में लाइन है तो इनके बीच में कोई भी गैप नहीं होगा, ना ही एक दूसरे को ओवरलैप करेंगी, ये एक प्लेन प्लेन उसमें बिछी हुई होंगी, ठीक है। इसमें कोई भी गैप और ओवरलैप नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। और ऐसी टाइलिंग को हम बोलते हैं प्रॉपर टाइलिंग या रेगुलर टाइलिंग भी हम इसको बोलते हैं, ठीक है। बी सर्कुलर ओनली, नो, सो ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिया इज डेकोरेटिंग हर नोटबुक यूजिंग स्क्वायर टाइल्स विदाउट लीविंग एनी गैप्स, विच टाइप ऑफ टाइलिंग इज सी यूजिंग। इरेगुलर टाइलिंग, रेगुलर टाइलिंग, रेगुलर टाइलिंग इसका आंसर होगा, मैंने आपको पहले ही बताया था, ठीक है। इसको प्रॉपर टाइलिंग भी कहते हैं। अगर आप टाइल को ऐसे बिछाते हैं नीचे कि वो कंप्लीट बिना गैप के और बिना ओवरलैप के एकदम प्लेन सरफेस में बिछी हुई है, तो उसको हम रेगुलर टाइलिंग बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि आपकी बुक्स में भी दिया हुआ है, आप उसकी पिक्चर्स यहाँ से देख सकते हैं। देखो जैसे ये दिया हुआ है, इसमें कोई भी टूल डिज़ाइन के टाइल्स को यहाँ पे शो किया हुआ है, तो इन्हें ऐसे इसमें सरफेस में लगाया हुआ है कि ये ना ही एक-दूसरे को ओवरलैप कर रही हैं, ना ही इनके बीच में कोई गैप है। तो इस ऐसी टाइलिंग को हम क्या बोलते हैं, प्रॉपर और रेगुलर टाइलिंग हम इसे बोलते हैं, ठीक है। सो ऑप्शन बी इसमें करेक्ट होगा, ओके। Okay, so next question है क्वेश्चन नंबर 23। अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 5 एंड द रिजल्ट इज 40, व्हाट इज अ नंबर। अगर किसी नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 40 आ रहा है, कोई भी नंबर आपको बताना है कि वो क्या है, तो अगर आप उस नंबर को अगर आप 5 लेते हैं तो 5 5 से 25, 40 नहीं आ रहा है क्योंकि हमारा रिजल्ट 40 आना है।
8 5 ज़ा 40, तो 8 आपका करेक्ट है। 8 से अगर आप 5 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 40 रिज़ल्ट आ रहा है, तो 8 हमारा करेक्ट आंसर है। लेकिन अगर आप ये ऑप्शन है, बट अगर आप इसे क्वेश्चन में अगर आप इसे करेंगे तो हम इसमें एक इक्वेशन बनाएँगे। अ नंबर इज़ मल्टीप्लाइड बाय 5, सो सपोज़ वो नंबर आप ले लेंगे x है, तो x पर आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x हो जाएगा, तो रिज़ल्ट कितना आ रहा है 40। तो x की वैल्यू आपको यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। 5 मल्टीप्लाई में तो इधर डिवाइड में हो जाएगा, 5 8 ज़ा 40, ऐसे आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, इक्वेशन बना के। आप इसे ऑप्शन क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो आप इसे ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज़ x इक्वल टू 6 एज इट्स वैल्यू। इसमें x की 6 वैल्यू किस में है वो आपको फाइंड आउट करना है, तो एक एक करके सारी इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। देखो x इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पे, इधर +4 है, आप उसको अपोजिट साइड में लेके जाते हैं तो वैल्यू जो होती है वो उसका साइन चेंज हो जाता है। यहाँ +4 है तो -4 हो जाएगा। 12 में से 4 को माइनस करेंगे, x की वैल्यू आ गई यहाँ पे 8, ठीक है, तो ये तो नहीं है। x इक्वल टू यहाँ पे माइनस है वैल्यू, अगर आप इसे अपोजिट साइड में जाएंगे तो प्लस हो जाएगी, साइन चेंज हो जाता है। 6 + 2 8, ये भी नहीं होगा। x मल्टीप्लाई में अगर होगा तो वो डिवाइड में आ जाता है, 10 डिवाइडेड बाय 2, तो x की वैल्यू आई यहाँ पे 5, ठीक है। इसमें देखते हैं यहाँ पे ये 3 की वैल्यू जो है वो डिवाइड में, 2 के नीचे कुछ नहीं है तो इसे आप 1 ले सकते हैं, और यहाँ पे हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। x को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, x ही आएगा, 3 2 ज़ा 6, तो x की वैल्यू 6 हमारी इस इक्वेशन में आई है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25। अ शॉपकीपर सेल्स एक्स पेंसिल एट 2 रुपीज ईच, इफ द टोटल कॉस्ट इज ₹16, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है। सो देखो, एक्स पेंसिल्स हैं, एक पेंसिल 2 रुपए की है, तो एक्स पेंसिल्स कितनी की हो जाएंगी, 2x की, ठीक है। सो ये तो टोटल कॉस्ट हो गई सारी पेंसिल्स की 2x, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये कितनी दी हुई है 16, तो दोनों ही वैल्यू क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। सो x हम यहाँ से निकाल लेंगे, 2 मल्टीप्लाई में तो इधर डिवाइड में आ जाएगा, 2 8 ज़ा 16, यानी कि 8 नंबर ऑफ पेंसिल हमारा आ जाएगा, x की वैल्यू 8 आ गई, ठीक है। सो इसका आंसर सी होगा, ठीक है। ओके, सो हमने सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया। आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें अच्छे से रिवाइज़ हो गई होंगी। सो अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है, या अगर आपकी बुक्स में भी कोई क्वेश्चन है जिसमें आपको डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में उस क्वेश्चन को लिख सकते हैं। मैं ज़रूर नेक्स्ट वीडियो में उसके सॉल्यूशंस को लेके आऊँगी, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।